जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूँ। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। और विशेष रूप से नाइजीरिया, इटली और एक देश है ग्रेट ब्रिटेन, इन तीनों देश से कुछ श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका विशेषकर आभार कि हमारे इस विषय में उन्होंने रुचि दिखाई। चल आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये औरंगा के मरने के बाद ये जो चाइल्डिश गेम शुरू हुआ मराठा साम्राज्य में, वो अगर सोचता हूँ ना तो चकरा जाता हूँ कि इस तरह से बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो सकती है। औरंगा के मरने के बाद इन लोगों को एक साथ बैठ के अगली 25 साल की योजना बनानी चाहिए थी। बजाय इसके इनकी बौखलाहट हमको आज दिखती है। ऐसे लगता है कि ये मतिभ्रष्ट मनुष्य हैं, क्योंकि उसके जैसा ही व्यवहार इन भोसले फैमिली ने किया है। अचंभित हो जाता हूँ, आप भी होंगे। एक एक मैं बाहर निकल रहा हूँ। अब क्या होता है ना कि जैसे अब अकबर नशेड़ी था, बाकी सब जितने भी गुलाम डायनेस्टी थे, तुगलक ले लो, सिद्दीक, जो भी सैयद ले लो, जो भी ले लो, इन्होंने जो कांड किए हैं ना, वो उनके तवारीखकारों ने लिखे नहीं है। लिखे हैं तो जाते जाते जस्ट एक हिंट दे दी है। इब्न बबूता ने अच्छा लिखा है, क्योंकि वो राज दरबारी चाटुकार नहीं था। अब जब तक नहीं था उसका आप वॉल्यूम 1, 2, 3 देखो, अच्छे हैं। अब जैसे उसको काजी बना दिया गया दिल्ली का, 8 साल तक इब्न बबूता दिल्ली का काजी था। अब उसके बाद उसकी भाषा देखो, वो भी राज दरबारी चाटुकार बन गया। ऐसा कुछ कुछ है, अब उसमें नहीं जाते। लेकिन हमारे इधर भी, हमारे जितने भी मराठी में उसको बखर कहते हैं, ये तवारीख कार जो है इनको बखरकार कहते हैं। तो इन्होंने जो इतिहास लिखा है ना भोसले घराने का, स्पेशली औरंगा के मरने के बाद, तो इन्होंने इनके ये अंदरूनी झगड़े वगैरह उसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। तो इसके बारे में हम लोगों को ना पाठ्य पुस्तक में ये पढ़ाया गया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं 10वीं कक्षा तक पूरे मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ। हमारे इधर राजा राम जी के जो 2 पुत्र थे, संभाजी और शिवाजी, उनके नाम मात्र थे। उन्होंने किससे शादी की, वो जो लड़कियां उनकी पत्नियां थी, वो पत्नियां कौन से घराने से थी। अब जैसा एक है जगदाड़े और जाधव, 2 मराठा सरदार थे, उसमें झगड़ा हुआ, उसके झगड़े के बाद में मारकाट हुई,
बीच में संभाजी महाराज को, बहुत बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमने नहीं पढ़ी, जो आज मैं इतिहास प्रेमी हूँ इसलिए मेरे आंखों के सामने वो मैं पुस्तक ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो इसके सामने आती है। तो वहीं इसी तरह हमारे सामने ये इतिहास कभी नहीं आया। लेकिन ये इतिहास मित्रों जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने गलतियां कहाँ की थी, क्यों की थी। क्योंकि अगर वो समझ गए तो हम हमारे पीढ़ियों के लिए कुछ गलतियों को नहीं दोहराना चाहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के मरने के बाद अफरा तफरी मच गई थी। वहाँ से ये धनाजी जाधव के जो पुत्र थे, उनका नाम था चंद्रसेन जाधव। अब चंद्रसेन जाधव अपने अहंकार और क्रोध के चलते शाहू के खिलाफ ही उसने कांड शुरू किए। हाँ, उसने कांड किए, लेकिन उसका जो खामियाजा था वो पूरे रियासत ने उठाया। ताराबाई को एक बार फिर सत्ता के सपने आने शुरू हो गए। उनको आने शुरू हो गए या रामचंद्र पंत को आने शुरू हो गए, जिनका मार्गदर्शन ये हमेशा लेती थी। पता नहीं उसके बारे में, ये तो कयास लगाया जा सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं है। लेकिन इन सब किए कराए से ताराबाई ने अपनी साख निश्चित गिराई है। कहते हैं ना कि जब इंसान विवेक छोड़ देता है। दिनकर जी की एक कविता भी है, इसमें बहुत सुंदर कविता है। अब उस पूरी डिटेल कविता तो मालूम नहीं है, लेकिन दिनकर जी भी इसी प्रकार लिखते हैं कि जब इंसान विवेक छोड़ देता है तो पता ही नहीं चलता उसको कि वो कितने गहरे खाई में जा रहा है। क्योंकि खाई में तो पक्का जाएगा, लेकिन कितने गहरे में जाएगा उसको तभी पता नहीं चलता है। और दूसरा, कर्म तो मरते दम तक हमें रोज करने पड़ेंगे भाई। संचित कब तक काम आएगा बताओ। उदाहरण देता हूं, ये दिल्ली वाला कट्टर मफलर वाला देखो। समझ गए आप, चलो छोड़ो उसको। अब हुआ यूं कि ताराबाई की एक सौतन, मैंने उसका नाम उल्लेख किया है आपके साथ, राजसबाई, और उसके लड़के का नाम था संभाजी राजे। अब इन माँ बेटों ने अपने पक्ष के कुछ सरदारों को साथ लिया और लेकर सीधे पन्हाड़ा के किले पर गए। पन्हाड़ा के किले पर गए, वहां पे जो राजगद्दी थी जिस पे ताराबाई और उसका लड़का शिवाजी बैठता था, अब वो उन्होंने मात्र कुछ घंटों में हथिया ली। ये स्वराज्य पे सबसे जबरदस्त आघात इन लोगों ने किया। ये धर्म संकट था। छत्रपति शिवराय के हिंदवी स्वराज्य के 3 टुकड़े उस दिन हो गए थे। अब यहां शाहू भी इसका फायदा उठा रहा था, मौज कर रहा था, लेकिन हमारे हिंदवी स्वराज्य का बहुत नुकसान इस घटना से हुआ। अब ये संभाजी राजे राजगद्दी पे विराजमान हो गया। उसी वक्त ताराबाई को किले पर अपने ही कमरे में रहने की उसने सलाह दी। शब्द देखो, सलाह दी। भाई ये कहो ना सीधे साधे शब्दों में कि ताराबाई को नजर कैद कर दिया। अब ताराबाई और उसके लड़के शिवाजी ने, जैसे राजाराम महाराज जब उनका निधन हुआ था 1700 में, तो 1700 से 1712 तक यानी लगभग 11 साल उन्होंने राज किया था। 1712 में अब ताराबाई का सौतेला पुत्र शिवाजी संभाजी जो था, वो अब पन्हाड़ा पे राजगद्दी पे विराजमान हो गया। अच्छा ये देखो दुर्भाग्य, रियासत कितनी बड़ी थी उनकी। जब पन्हाड़ा पे संभाजी ने राज करने के लिए राजगद्दी पे वो विराजमान हो गया, तो मात्र 150-200 किलोमीटर पेरीफेरी यानी परीघ वाली मराठे शाही बची थी। अब इस छोटे से रियासत का ये राजा बन गया। अब देखो उसके लिए भी कट, कारस्तान, कपट, साजिश सब हुआ। इतने 100 और 150 किलोमीटर परीघ वाले रियासत पे।
अब ये जो ताराबाई का शिवाजी था उसको तो कैद कर लिया गया, जो फिर आगे 1726 में जाके वो मरा। इस शिवाजी ने 2 शादियां की थी। अब ये उसके कैद होने के बाद ये 2 पत्नियां उसकी जो थी वो भी ताराबाई की पन्हाड़ा किले पे साथीदार हो गई अपने कमरे में, यानी सीधी तौर पे उसको भी नजरबंद कर दिया गया। इधर सातारा में फिर शाहू खुलकर अपने दांव खेलने लगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो दिल्ली वाले थे ना, अय्याश नशेड़ी नाक करते, हाँ, इस्लामी मुगल, तो उनके खानदान का पूरा समर्थन शाहू ने प्राप्त कर लिया था। अब और एक मजेदार देखो, इन गोरे इतिहास, अभी इनको इतिहासकार कहें या भांड कहें मुझे समझ नहीं आता, उनमें सबसे प्रमुख नाम है ग्रैंड डफ। अब इस ग्रैंड डफ को बहुत सारे इतिहासकार आज भी कोट करते हैं, इसको बहुत बड़ा इतिहासकार माना जाता है। अब उसने लिखा कि शिवाजी को कैद करके मार डाला गया। अब ये ग्रैंड डफ महाशय, महान इतिहासकार, हाँ, क्या क्या पी के ये लिख रहे थे पता नहीं है, जिस बात का ना सर है ना पैर है। हाँ, यहाँ भाई हमारे इतिहासकारों ने स्वतः शिवाजी के मृत्यु पत्र दिखाए हैं, जिसपे सीधी तरह से तारीख 1726 की है। अच्छा, शिवाजी का स्वहस्ताक्षर और उस पर साइन भी किया हुआ है। तो मेरे जैसा अगर इतिहास प्रेमी हो तो वो किस किस पे विश्वास रखेगा? वो भांड ग्रैंड डफ पे या हमारे इन सच्चे पत्रों पे? और ये सब 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 हमारे हमारे हिंदुओं के खिलाफ ही करेंगे, हिंदुओं के विरुद्ध ही लिखेंगे, और हम उनको सुनेंगे और हमको वाह वाह करेंगे कि भाई नहीं, ग्रैंड डफ तो बहुत महान इतिहासकार था, सभी लोग उसको ही फॉलो करेंगे, उसने लिखे इतिहास वालों को। हाँ, जरा दूसरे धर्म वालों को पूछो ना, जाओ अजमेर जाओ भाई, हाँ, छेड़ दो बात वहां पे कि ये मोहिउद्दीन ने वहां क्या क्या गुल खिलाए हैं, जरा पूछो पूछो। वो 500 जादूगिरी के वो कार्टून चैनल होता है ना, उसमें आता है वैसे कार्टून वाले प्रसंग जो लिखे हैं, भाई साहब उसका आधार क्या है ये तो जरा बताओ। हाँ, अना सागर के किनारे पिथोरा महाराज के सभी घोड़ों को फिर से इसने उठाया। कहाँ से उठाया भाई? नींद से उठाया या उनको चरस दे के सुलाया था जो उठाया? क्या किया? हाँ, कहाँ लिखा है ये? कौन कहता है? क्या प्रमाण है? हाँ, बकवास है मोहिउद्दीन चिश्ती। ये सालार मसूद कौन था बताया जाता है? हाँ, पूछो तो भाई जरा। हाँ, चद्दर चढ़ाते हो, हाँ, पूछो ना वहां पे, मजार पे जाके पूछ लो, पूछो तो सही कि इन हजरात ने ऐसा क्या किया है अपनी जिंदगी में। उन्होंने पूरे विश्व में शांति का संदेश पहुंचाया है। कहाँ है वो संदेश? उसका कोई प्रमाण तो होगा, संदेश कहीं लिखा होगा, फारसी में होगा, अरबी में होगा, उर्दू में होगा, हिंदी में होगा, संस्कृत में होगा, कहीं तो है। कौन इतिहासकारों ने कहीं उसके प्रमाण दिए हैं? वो हैदराबाद का एक वो जोकर है, छोटे भाई की शलवार डालने वाला, हाँ, वो बहराइच जाता है, ये सालार मसूद पे चद्दर, उसके मजार पे चद्दर चढ़ाता है। तो क्या हम भी उसके सामने उसको महान सूफी संत मान के उसके सामने नंगा नाचे? क्या करे? हाँ, पूछो वो भांड वलीउल्लाह है, निजामुद्दीन है, सरहिंदी है, हमदानी है, मेरे पास लिस्ट है, टिट्टू मियाँ है, कितने के नाम बताऊं? ये कौन थे? ये संत कहाँ से हो गए? हम संत तुलसीदास कहते हैं, हम संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, संत तुकाराम कहते हैं, संत नामदेव कहते हैं। इनके लाइन में इन दरिंदों को बिठाए, जिसे मैं मनुष्य कहना भी पसंद नहीं करता। उनकी बातें और उनकी उनकी सत्य कथाएं आप सुनो,
जानवर से बदतर लोग हैं। जानवर भी निसर्ग नियम का पालन करते हैं, इन्होंने तो वो भी नहीं किया है। हमेशा कहता हूं, आप जाओ मेरे मेरे लिस्ट में जाके देखो, 12 एपिसोड किए हैं। 12 एपिसोड यानी तकरीबन 2.5 घंटा हो गया भाई साहब। क्योंकि मैं एनीवे थोड़ा सा मैं पॉडकास्ट, कुछ लोग तो 14-15 मिनट का करते हैं, मेरा पॉडकास्ट हमेशा 20 से 25 मिनट तक चलता है। क्या करूं, रेफरेंस ही इतने हैं, आधा अधूरा तो आपको बता नहीं सकता। क्योंकि अगर बताऊंगा तो मैं मेरे खुद से विश्वासघात करूंगा, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। इन्होंने, इन भांड सूफियों ने हमारे देश के लिए क्या किया, देशवासियों के लिए क्या किया, कोई पूछेगा? चद्दर चढ़ाने तो लाइन में लगते हो, हाँ? फूलों का हार देंगे, वो कोई लाल धागा लेके उसके वो क्या कहते हैं हिंदी में, अब वो दीवार पे जो नक्काशी होती है उस पे बांध देते हो। मेरे ही भाई हैं, मैं नहीं बांधता, मैं कभी भी नहीं बांधा हूं, लेकिन मेरे भाई आज भी बांधते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। हाँ, जरा कैनॉट प्लेस से आगे जाके देखो कौन है वो। हाँ, किस पे हम लोग फूल चढ़ाते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, हमारे सब हिंदू हैं, अब क्या बोले। हाँ, पूरा का पूरा अगर बोलना शुरू हो गया मैं अगर होऊंगा ना, तो इन नालायकों को नंगा करके, डंडा होता ना डंडा, वो कंबल में लपेट के इनको भिगो भिगो के मैं मारूंगा। हाँ, कितनी बार कहूं कि भाई आप चद्दर चढ़ाते हो, उसको पूछो तो सही कि ये संत क्यों है, ये तो पूछना बनता है नहीं बनता है। 27 तवारीखकार तात्कालीन मोमिन तवारीखकारों के पुस्तक है मेरे पास, उन सभी में उछल उछल के इन सब इस्लामियों की घिनौनी नीतियों के बारे में लिखा है। हाँ, उनका अवडंबर किया है। चलो, हाँ, थोड़ा ठंडा हो जाता हूँ, विषयांतर बहुत हो गया। चलो, लेकिन मेरी पीड़ा ना मेरे इन मासूम हिंदुओं के प्रति है, बलिदानी हिंदुओं के प्रति है। हाँ, मेरी माता और बेटियों के प्रति है। चलो आगे का तो आप समझ गए कि बहुत दर्द होता है मित्रों, बहुत दर्द होता है। आपको ये आज 2023 में चेष्टा लगती है, लेकिन अब इनका देखो, पढ़ो और विचार करो। जब विचार करेंगे तब आपको इसकी गंभीरता और इसकी गहनता आपको पता चलेगी कि ये पराकोटि का अत्याचार आज का, आप लोग कहते हैं ना, बहुत अभिमान से कहते हैं कि भाई हमारी हिंदू कम्युनिटी तो बहुत ज्यादा टॉलरेंट है। ये टॉलरेंस 1500 साल के अत्याचारों से बढ़ते 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 आज यहां तक पहुंचा है कि हमारी पूरी चमड़ी जो है ना वो सूअर की हो गई है, 2 इंच मोटी, कुछ फर्क नहीं पड़ता और हम भूल भी जाते हैं। हाँ, कन्हैया लाल को काटा गया, भूल गए भाई, हमको पता ही नहीं है। हाँ, नुपुर शर्मा बहन 1.5 साल गायब थी, भूल गए भाई, पता ही नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश में डॉक्टर काटे गए, ठीक है, भूल गए। अंकित शर्मा दिल्ली में काटा जाता है, भूल गए। अब क्या करें, चद्दर चढ़ानी है ना निजामुद्दीन स्टेशन पे जाके, और वहां फिर वो कबीर की बिरयानी भी है। हाँ, उसने तो वो कोई मुगल बादशाह का एक फरमान भी वहां पे टंगा हुआ है कबीर बिरयानी में, देखा है ना आपने। चलो, नालायक अत्याचारी दरिंदे थे, उन्होंने अपना काम किया और फिर इतिहास में उनके चाटुकारों ने उनका इतिहास लिखा। आगे बढ़ते हैं। एक अधिकृत पत्र हमारे इतिहासकारों को तकरीबन 100-125 साल पहले ही मिला है, जिसमें ताराबाई के पुत्र के निधन की तारीख स्वच्छ तौर पे लिखी है, चैत्र शुद्ध द्वितीया शके
1642, यानी एग्जैक्टली 297 साल पहले। अच्छा, ये कैद हुए शिवाजी को शाहू और बालाजी ने पागल कहते प्रोपेगेंडा भी किया। अब इनकी राजनीति देखो। हाँ? दोनों झगड़ रहे हैं, बीच में तीसरे का फायदा है, तो तीसरे ने शिवाजी को पगला पगला ही बता डाला। हाँ? पूरा प्रोपेगेंडा फैला दिया पूरे जनता में कि भाई ये शिवाजी तो पागल हो गया, क्योंकि उन्हें मालूम था शाहू और बालाजी को कि ये राजेश भाई और ये संभाजी राजा है ना, जो आज गद्दी पे बैठा है, वो तो राजनीति में बड़े बच्चे लोग हैं, इनको राजनीति कभी आएगी नहीं, कि बिकॉज राजनीति में ये कभी थे ही नहीं। मुख्य अवरोध तो ताराबाई का था, तो उसे कमजोर करने के लिए ये लगे हुए थे। आप मित्रों, ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, अब इन तीनों को ये घटना के साथ जोड़ दो तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि भाजपा वालों ने वो तालाब का मेंढक होता है ना, उसमें 2012 में हवा कैसे भरी थी, आपको तुरंत पता चलेगा। आगे देखिए, ये राजेश भाई का संभाजी जो था, ये गद्दी पर तो बैठा, लेकिन बहुत जल्द उन माँ और बेटे दोनों को पता चला कि भाई हमारे पास तो ज़्यादा अधिकार है ही नहीं, सब अधिकार ही वो शाहू के पास है। दूसरा पता चला कि जनमानस भी उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने फिर मैं उनके जो खेमा था, उन खेमे में हलचल शुरू हो गई, क्योंकि ना पैसा है, ना सत्ता है, ना कुछ है ही नहीं उनके पास। अब किसी प्रकार से फेस सेविंग तो करनी थी, और फेक सेविंग करके उन्हें अब पन्हाड़ा से जल्द निकलने का रास्ता खोजना था, तो वो फिर उसके पीछे लग गए। जनभावना तो ये थी कि ताराबाई का जो शिवाजी था, उसकी जो कैद थी, और कैद करने का ये कारस्थान शाहू और बालाजी विश्वनाथ, इन दो ही ने ही किया था, ये प्रूव हो गया। वहाँ पे राजेश भाई और संभाजी बाहर पन्हाड़ा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे ताराबाई का जो शिवाजी था उसको पागल इन लोगों ने करार दे दिया। ये तर्क मित्रों इसलिए सत्य लगता है कि जब तक संभाजी रहा तब तक शाहू ने संभाजी को भर भर के मदद की, क्योंकि उसको पहले का अनुभव था ताराबाई से, तो हर क्षेत्र जो भी विषय हो उसमें ताराबाई का विरोध था, उसकी नाराजी थी। हाँ, राज्य कारभार में, राज्य जो कारोबार चलता था उसमें ताराबाई की ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी भी थी। ये सब ताराबाई जाने के बाद बंद हो गई, इसलिए शाहू ज़्यादा आनंदित था। मित्रों इतना सब कुछ हुआ, लेकिन एक बात हमारी माननी पड़ेगी, और इनकी नहीं, बताता हूँ। जितने भी धार्मिक कार्य इन 15 साल में हुए हैं, विवाह से लेके गृह प्रवेश से लेके जो भी पारिवारिक उत्सव है, विजयादशमी जैसे वगैरह वगैरह, इन सभी में ताराबाई का शब्द उसके मरते दम तक अंतिम रहा है। अब देखो, क्योंकि हमारे ये जो परंपरा है, हमारी सांस्कृतिक जो जड़ें है ना, ये इतनी नीचे है कि दुश्मन होते हुए भी घर का ज्येष्ठ सबसे वरिष्ठ नागरिक तो ताराबाई ही थी। तो ताराबाई का परिवार का सबसे वरिष्ठ के नाते सारा परिवार मान सम्मान उसका पूरी तरह से रखता था। और वो भी अब बताते हैं कि जो मान सम्मान उसको था, वो मरते दम तक
उसका पालन शाहू ने भी किया। कितनी विचित्र बात है देखो, संभाजी की शादी है, वो संभाजी की शादी जिस संभाजी ने उसको नजरकैद किया था पन्हाड़ा पे, उस संभाजी की शादी भी ताराबाई के मत से ही और ताराबाई के होकार के बाद ही इन्होंने करवाई थी। जब तक ताराबाई ने हाँ नहीं की थी, उस संभाजी की शादी नहीं हुई थी। अब ये ग्रैंड डफ जैसे निर्बुद्ध गोरों को ना चाल का पता, हाँ, ना परंपरा का पता, ना संस्कृति का पता, ना मान सम्मान आदर भाव ये होता, ना कुछ कुछ पता ही नहीं है। बस आधी अधूरी चीज देखो, लिखते जाओ। क्योंकि भाई उस वक्त जब उसने लिखा तो अंग्रेजी आने वाले तो मात्र 1 या 2% ही लोग थे, और उसकी जो पुस्तक लिखी वो अंग्रेजी में ही लिखी उसने। ताराबाई का व्यक्तिमत्व श्रेष्ठ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चाल, साजिश, रणनीति, युद्ध नीति, साइकोलॉजिकल गेम्स, ये कपट करना, कारस्थान करना, ना, ये सब जो अवगुण मैंने बताए ना, ये ज्यादातर अवगुण ताराबाई में भी थे। दुर्भाग्य है लेकिन थे। व्यक्तित्व श्रेष्ठता इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभिजात स्त्री सुलभ भावना का जो एक सबसे बड़ा गुण है अवगुण हमें कहना चाहिए, वो है संशय। अब संशय से फिर क्या क्या होता है हम सबको मालूम है। और उसमें आकांक्षा भी भर भर के थी, तो उसमें कुछ ताराबाई ने गलतियां कर दी, लेकिन वो वीर थी, नीडर थी, शौर्यवान थी, युद्ध कला में निपुण थी, और राजकीय परिस्थिति की उसको अच्छी जानकारी भी थी। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने भी परिवार को राजनीति का हिस्सा मरते दम तक कभी नहीं बनाया। तो ये गुण भी थे, अवगुण भी थे, क्योंकि वो भी मनुष्य थी। वो भी जानती थी परिवार में सबसे वरिष्ठ वो है, तो वरिष्ठ का जो खुद का धर्म होता है वो भी उसने ईमान से और बड़े दयालुपन से निभाया है। राजनीतिक मुत्सद्देगिरी जो होती है उसमें उसको ज्यादा गति नहीं थी, इसीलिए तो वो रामचंद्र पंत के दिमाग से वो चलने का काम उसने किया। अच्छा, उसमें एक प्रॉब्लम ताराबाई को आ गई कि रामचंद्र पंत पढ़े लिखे कारभारी तो थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उम्र में काफी थे। अब ये जो मैं सभी घटनाएं बता रहा हूं, तब कहते हैं रामचंद्र पंत की उम्र 78 साल की थी। अब गुरु की सोच इतनी पुरानी हो तो नए परिस्थिति में 30 और 35 साल का अगर उसका शिष्य हो, तो इतना बुढ़ा गुरु नए परिस्थिति में उभरते हुए जो भविष्य है वो कैसे समझ पाएगा, पता नहीं। गलती तो हुई है, सबसे गलती हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा गलती अपने आकांक्षा के लिए माता ताराबाई ने थोड़ी सी ज्यादा की। ये नहीं होना चाहिए था। वंदे मातरम।